Good morning. This is CA प्राजक्ता मुंडे. So first of all, congratulations आप लोगों के रिजल्ट के लिए. एंड आज से हम लोग हमारा बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. दैट इज द फर्स्ट पेपर ऑफ योर सेकेंड मॉड्यूल. तो CS एग्जीक्यूटिव का जो सेकेंड मॉड्यूल है उसका फर्स्ट पेपर दैट इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज से. बिफोर स्टार्टिंग एनी बैच, कोई भी सब्जेक्ट नया शुरू करने से पहले हमेशा ये ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लें कि उस सब्जेक्ट में हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो बेसिकली चैप्टर शुरू करने के पहले थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट में एग्जैक्टली क्या है, हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. क्योंकि आप लोग ऑलरेडी दूसरे भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग मेथड होता है. मतलब अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स को अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, अकाउंट्स की बात करें अकाउंट्स अलग तरीके से पढ़ा जाएगा. सो बेसिकली हर सब्जेक्ट को एक अलग तरीके से पढ़ा जाता है. सो अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या है एंड व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर द स्टडीज. सो बेसिकली जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे सब्जेक्ट में दो चीजें हैं, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओल्ड सिलेबस में दो अलग अलग पेपर हुआ करते थे इन दोनों के. सो कॉस्ट वाज अ सेपरेट पेपर एंड योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग वाज अ सेपरेट पेपर. अकाउंटिंग जो होता था वो पूरा सब्जेक्टिव होता था, मतलब उसमें नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम बाकी सब्जेक्ट्स देते हैं वैसे होता था. एंड कॉस्ट वाज पूरा ऑब्जेक्टिव. अब न्यू सिलेबस में इन्होंने क्या किया है, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को मिलाकर एक सब्जेक्ट बना दिया, दैट इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा. मतलब हम लोगों को जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा एग्जाम में वो पूरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा. सो अब हम लोगों को अकाउंट्स भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और कॉस्ट भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है. सो बेसिकली दोनों चीजें ऑब्जेक्टिव हो गई. फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विल बी ऑफ 60%, मतलब 60 मार्क्स का रहेगा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और 40 मार्क्स का रहेगा पार्ट बी दैट इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हमें एक स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाई करनी रहेगी. MCQ में कभी कभी बहुत बार हम लोगों को ये दिक्कत आ जाती है कि हम नॉर्मली जैसे अकाउंट्स का या कॉस्ट का पढ़ने का तरीका जो होता है, नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो हम कंसेप्ट्स पर और सिर्फ सॉल्व करने पर ज्यादा फोकस कर देते हैं. लेकिन क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हमको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है. क्योंकि अगर हम पास्ट पेपर्स भी देखें तो थ्योरी का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है. सो मॉड्यूल की एक एक चीज हम लोगों को प्रॉपरली कवर करनी है. हम कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते या हम रिस्क पे नहीं जा सकते कि हाँ सिर्फ अकाउंट्स है तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वैसा नहीं करते आएगा. हमें प्रॉपरली हर चीज के कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं प्लस उसके साथ साथ थ्योरी भी समझते जाएंगे. मतलब हम मॉड्यूल के साथ उसके थ्योरी पार्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते जाएंगे. बेस विल बी आवर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल को ही बेस मान के चलेंगे. एंड उसके साथ साथ हर चैप्टर के लिए मैं आपको अलग से शीट्स प्रोवाइड करती जाऊंगी जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे ताकि आप लोग रेगुलरली क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको. प्लस यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे रेगुलरली टाइम टू टाइम. एंड आफ्टर कंप्लीशन हम टेस्ट रख लेंगे तो आप लोग रेगुलरली क्या कर पाओगे, अपने परफॉर्मेंस को असेस भी कर पाओगे. सो दिस विल बी अ स्टडी पैटर्न जिसको हम बोल सकते हैं. अब बात कर लेते हैं हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की. सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज बेसिकली आपको कंपनीज की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी. तो जैसे हम लोग अभी तक नॉर्मली जो अकाउंटिंग पढ़ते आए हैं दैट इज बेसिकली ऑफ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप्स पर हमारा ज्यादा फोकस रहा है. अब क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव में आ गए हैं, कंपनी अकाउंट्स के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा. कंपनीज अकाउंटिंग कैसे करती हैं, उनके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, जनरल अकाउंटिंग प्लस स्पेशल प्रोविजंस. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बायबैक ऑफ शेयर्स होता है या राइट्स इशू होते हैं, बोनस इशू होते हैं, कंसोलिडेशन होता है. ये जो स्पेसिफिक अलग अलग टर्म्स होते हैं या जो स्पेसिफिक एडवांस्ड ये होते हैं, रूल्स होते हैं,
इनका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोगों को बताई जाएंगी। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट दैट इज योर 60 मार्क्स विल डील विद द कॉर्पोरेट्स की अकाउंटिंग, कंपनीज की अकाउंटिंग। एंड सेकेंड पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल गो विथ योर कॉस्टिंग, कि कोई भी एंटिटी अपनी कॉस्टिंग कैसे करती है, कैसे आप डिसाइड करते हो कि कॉस्ट कैसे रखनी है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना कॉस्ट रखना है, हमारी कॉस्ट कैसे कम से कम हो सकती है ताकि हम आगे हमारे बिजनेस में कैसे किस तरीके से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सो बेसिकली दिस विल बी द सब्जेक्ट जो कि हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। सो वी डिस्कस्ड कि कौन से सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। सो बेसिकली कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हमने बात करी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विल बी ऑफ 60 मार्क्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बी ऑफ 40 मार्क्स। पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम शुरू करेंगे हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट दैट इज ऑफ 60 मार्क्स। अगेन जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्लास में हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट्स का रहता है ऑब्जेक्टिव है तो हम सिर्फ कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, हम हर एक चीज को कंसेप्चुअली पहले डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करके समझेंगे, फिर जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट्स दिमाग में नहीं बैठ पाएंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स एंड देन मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट। दूसरी चीज, मॉड्यूल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया दैट मॉड्यूल रीडिंग के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो हम मॉड्यूल को ही बेस मानकर चलेंगे और आपका मॉड्यूल पूरा कवर होता जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। साथ के साथ आप भी रीड करते जाओगे तो आपका वो पूरा पर्टिकुलर टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। सो कोशिश करो कि जैसे जैसे यहाँ पर होता जा रहा है साथ में आप भी उन टॉपिक्स को करते जाओ, नहीं तो एंड में जाकर थ्योरी बच जाता है तो फिर वो कवर अप करने में दिक्कत आती है। सो साथ के साथ करते जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा शब्द है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा दैट इज इंट्रोडक्शन, इसमें हमें बेसिक चीजें समझाई गई हैं कि किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा है, ठीक है, कहीं ना कहीं 11th 12th में या हमारे फाउंडेशन में या एंट्रेंस में, जहां पर भी हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेसिक अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं। जो हमारा अकाउंटिंग रहेगा उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग में कोई भी चेंज नहीं आना है। सो बहुत बार ये होता है कि हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनी की अकाउंटिंग करनी है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है। सो बेसिकली इसको बहुत इजीली समझते हैं हम कि हमारी अकाउंटिंग चेंज नहीं हो रही है, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम अकाउंट्स के पढ़ते आए हैं अभी तक, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, या हम अगर बात करें तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम, कैपिटल, ये जो सारे रूल्स हैं कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब हमारा कि हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उसको लेजर में क्लासिफाई करेंगे, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो बेसिक अकाउंटिंग हम शुरू से पढ़ते आए हैं इसमें कोई भी चेंज नहीं होना है, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। और जितना भी हायर एप्लीकेशन आप पढ़ते जाओगे, अकाउंट्स को समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से जोड़ते जाओ। तो हम भले ही कितना ही हाई लेवल का टॉपिक पढ़ें, मैं हम उसको पूरा बेसिक लेवल पर समझाऊंगी, प्लस उसको अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते चलेंगे, जो हमारे बेसिक जनरल लेजर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आप लोगों को वो चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सो पहली चीज तो ये हम लोगों को दिमाग में रखनी है कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ते वक्त हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो हमने जो रूल्स पढ़े हैं, कौन से रूल्स पढ़े, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वगैरह पढ़ा हुआ है। देन हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी है कि पहले जर्नल बनाया जाता है या सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं। अगर जर्नल नहीं बना रहे हो तो सब्सिडरी बुक्स बनाओगे, मतलब क्या, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, है ना, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को एज इट इज रहेंगे।
आगे हम आते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स वाले पार्ट पर, जहां पर हमारा सिलेबस यहाँ पर चेंज होगा। तो जो आप ट्रायल बैलेंस तक पढ़ चुके हो, मतलब अब तक जो सिलेबस हमने पढ़ा है उसमें ट्रायल बैलेंस तक आप लोग ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। दिक्कत कहाँ आती है या चेंज कहाँ आएगा हमारे सिलेबस में, वो है हमारा फाइनल अकाउंट्स। मतलब जो कंपनी होती है उसका फाइनल अकाउंट्स बाकी असेसीज से थोड़ा अलग बनाया जाता है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है दैट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस हिसाब से हमारी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो अगर सिंपल बात करें तो इस चैप्टर में हमको ये सिखाया जाएगा कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कौन से प्रोविजंस हमको ध्यान में रखने होते हैं, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मेट वगैरह कैसा रहेगा। सो क्यों ये अलग से दिया गया है? सो बेसिकली जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात करते हो तो उनके ऊपर कोई ऐसा लीगल कंपल्शन नहीं होता कि आपको बैलेंस शीट ऐसे बनानी है, इस तरीके से बनानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस मैनर में बनाने हैं, ऐसा कोई भी कंपल्शन सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप पर नहीं होता है। लेकिन कंपनीज पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कौन सी एक्ट अप्लाई होती है, कंपनीज एक्ट 13 अप्लाई होती है। तो कंपनीज एक्ट ने कुछ चीजें बता के रखी हैं। क्या बता के रखा है कि आपको बैलेंस शीट ऐसे बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से बनानी है। वो सारी चीजें मानकर फिर आपको क्या बनाना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना होता है। सो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है दैट व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट that are applicable on the financial statements of a company। So क्या पढ़ रहे हैं आज हम? सबसे पहले legal provisions जो कि अप्लाई हो रहे हैं on the financial statements of a company। सेक्शन 128 से लेकर 138 में ये सारे प्रोविजंस हमें बेसिकली दिए हुए हैं। मतलब मेनली हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड पोर्शन रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक कवर होगा, 128 से लेकर 138 तक। सबसे पहले सेक्शन 128 में ये कहा गया है कि हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसे बुक्स बनाने हैं जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करें। बुक्स शुड बी ऑन डबल एंट्री सिस्टम। सो आपको बुक्स डबल एंट्री सिस्टम पर बनाने होते हैं। एंड the books of accounts should be prepared as per the accrual concept of accounting। तो आप जो भी books of accounts maintain कर रहे हो वो कौन से system of accounting पर बनाने हैं? आपको accrual system of accounting पर बनाने हैं। So these things are to be kept in mind। Objective में ये questions आते हैं कभी कभी। So क्या क्या बोला यहाँ पर? Books should give true and fair view, they should be prepared on double entry system of accounting, and the books should be prepared on accrual system of accounting। accrual concept के हिसाब से बनाए जाने चाहिए। प्लस आपको आपकी बुक्स के साथ साथ अगर आपकी कोई ब्रांच है तो ब्रांच के बुक्स भी मेंटेन करने हैं एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। आपको खुद के और ब्रांच के दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। प्लस अगर आप चाहो तो आपकी प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस से चेंज भी कर सकते हो, and you have to give an intimation to the ROC within 7 days। तो हो सकता है ये लॉ प्रोविजंस आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे, बट बेसिक से चालू करना इसीलिए जरूरी है ताकि आगे आपको अगर कहीं पर एप्लीकेशन आए तो ये चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी रहेंगी। सो क्या बोला हमने? 128 में बोला है मेंटेन करना है कहाँ पर? रजिस्टर्ड ऑफिस पर। कैसे? ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, डबल एंट्री होनी चाहिए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एंड अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस पर नहीं मेंटेन करना चाहते हो तो 7 डेज के अंदर अंदर आप इंटीमेट कर दो आरओसी को और जगह बदली जा सकती है। सो दीज आर द बेसिक प्रोविजंस कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। नाउ 129 सेक्शन 129 डील्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं। यहाँ तो एक जनरल बात बोल दी।
अब हम चल रहे हैं स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या कोई फॉर्मेट है स्पेसिफिक कि इसी फॉर्मेट में बनाना जरूरी है, और उसकी डिटेल्स हम लोग समझते जाएंगे। तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो नोट करते जाओ साथ के साथ, या मॉड्यूल है अगर तो मॉड्यूल में ये चीजें मार्क करते जाओ जैसा आपको इजी लग रहा है। एंड फिर हम लोग 129 शुरू करते हैं। अब सेक्शन 129 में हमें स्पेसिफिकली किसके बारे में बताया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया है। सो सेक्शन 129 सेज that every company shall lay its financial statements in front of its members in its annual general meeting। 129 में ये बोला है कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपको आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में आपके मेंबर्स के सामने रखने होते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, साल भर की सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है इसमें, ये हमने हमारे मेंबर्स के सामने पुट अप करे हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या बेसिकली, तो सबसे पहली चीज तो कि सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जैसे कि अपन ने बात करी कि अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाएंगे, तो सबसे पहली चीज सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू के होने चाहिए, प्लस दे शुड कंप्लाई विथ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज गिवन अंडर सेक्शन 133। सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं जो कि अगेन आपके सिलेबस में है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस प्रोसीड होगा। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एंटिटी पर अप्लाई नहीं होता है, अगर आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको क्या करना है, कंप्लाई करना है। तो आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है दैट शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दे शुड बी एज पर द शेड्यूल 3। तो क्या क्या बोला हमने, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये तो एक जनरल सी बात हो गई। फिर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई होना चाहिए, दे शुड कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड they should be prepared as per the schedule 3 of companies act। so what is schedule 3 of companies act? schedule 3 में बताया जाता है कि आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा। सो बेसिकली अभी तक हम जो अकाउंटिंग पढ़ते थे हमने कभी ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं पढ़ा, मतलब सोल प्रोप्राइटर कह लो या पार्टनरशिप कह लो, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता कि ये यही लिखना है, ये एसेट इधर ही लिखी होनी चाहिए, ये लायबिलिटी इधर ही लिखी होनी चाहिए, ये एक्सपेंस यहाँ लिखा होना चाहिए। बेसिकली हम हमारे हिसाब से बना लेते थे अकाउंटिंग में, P&L कह लो, बैलेंस शीट कह लो। यहाँ पर जो आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है जो कि कहाँ पर बताया गया है, शेड्यूल 3 में बताया गया है। So financial statements should be true and fair view, comply with accounting standards and they should be as per the schedule 3 of the Companies Act। Financial statements में आता क्या क्या है, तो क्योंकि ये कंपनी है तो सिर्फ बैलेंस शीट और P&L बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा, सो कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल कंप्राइज ऑफ बैलेंस शीट, नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बनेगा ही बनेगा, कोई भी कंपनी हो कोई भी एंटिटी हो, बैलेंस शीट और P&L के बिना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं हो सकते। सो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा, इसके साथ बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। नेक्स्ट होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। ये लिखते वक्त ध्यान से ये चीज लिखनी जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हर एंटिटी पर अप्लाई नहीं होता है, वो हम आगे समझेंगे कि किस किस पर अप्लाई होता है किस पर अप्लाई नहीं होता है। सो क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहला बैलेंस शीट, दूसरा P&L बनाना जरूरी है, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो बनाना जरूरी है,
एंड लास्ट होता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स। तो हर कंपनी को ये सारी चीजें बनानी पड़ती है, तो क्या माना जाता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट है। मतलब जब तक आप ये सारी चीजें नहीं बनाते हो तब तक आपके फाइनल अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट नहीं माना जाता है। सो क्या क्या बोला हमने? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसे तो कंपलसरी है, हर किसी को बनाना जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज को बाहर कर दिया गया है। बाहर इन द सेंस उन्हें बोला गया है कि अगर आपको बनाना है तो बनाओ, कंपलसरी नहीं है। सो ये नहीं बोला है कि आपको नहीं बनाना है, ये बोला है कि आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको बनाना है तो आप बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। तो अगेन क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हमें ये स्पेसिफिक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। सो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है? तो लॉ में हो सकता है आपने पढ़ा हुआ होगा कौन सी कंपनीज होती है। सो वन इज योर डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी अगेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। स्मॉल कंपनी, अगर कोई स्मॉल कंपनी अगेन। नेक्स्ट होता है आपका प्राइवेट कंपनी, इफ इट इज एन एलिजिबल स्टार्टअप। प्राइवेट कंपनी को कब बाहर किया है? अगर वो एक एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। एंड लास्ट होती है आपकी ओपीसी। तो ये कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दिस हर किसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो जनरली अगर कोई आपसे पूछता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी कंप्राइजेस ऑफ, तो क्या क्या होता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स, ये चारों तो आएगा ही आएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिर्फ कुछ कंपनीज पर होता है, सब पर नहीं होता है। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है और कैसे बनाए जाते हैं। सो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि शेड्यूल 3 क्या होता है। सो बेसिकली जैसा कि पहले मैंने बताया कि शेड्यूल 3 गिव्स अस द फॉर्मेट, और कुछ नहीं। शेड्यूल 3 में बहुत इजी है, सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बताया गया है? फॉर्मेट, जो कि हमें ध्यान से समझना है कि कौन सी चीज में क्या क्या चीजें लिखना जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्या हर कंपनी को शेड्यूल 3 फॉलो करना जरूरी है या किसी कंपनी को इसमें से छूट दी गई है। मतलब क्या ऐसा जरूरी है कि हर कंपनी को शेड्यूल 3 फॉलो करना है? सो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको जिस कंपनी के बारे में पूछा गया है, अगेन ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई कंपनी है जिस पर कोई स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल होती है या स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई हो रही है और उस एक्ट ने बोला है कि हमारे हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो बेसिकली दिक्कत क्या हो रही थी? जो बैंक है, बैंक को गवर्न करने के लिए एक सेपरेट एक्ट है, ठीक है, और क्योंकि बैंकिंग कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट वो कंपनीज एक्ट में भी फॉल हो गई। तो जो बैंक्स थे वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि अब हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो बैंकिंग एक्ट के हिसाब से बनाए कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए, क्योंकि बैंकिंग एक्ट का फॉर्मेट अलग है, कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट अलग है। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसने आप लोगों को ध्यान में रख के काम किया है, मतलब जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसने किसके बारे में सोच के फॉर्मेट बनाया होगा? उसने सिर्फ बैंक्स के बारे में सोच के फॉर्मेट बनाया होगा। कंपनीज एक्ट ने एक जनरल फॉर्मेट बनाया है, हर कंपनी के बारे में सोच के बनाया है। तो कंपनीज एक्ट ने बोला अगर आपके ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई हो रही है जिसने आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है तो आप उनकी बात मानो, हम आपके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। सो शेड्यूल 3 वैसे तो हर किसी को फॉलो करना है, बट सच कंपनीज विल नॉट बी सेड that they are not complying with the provisions of the act। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपने रूल तोड़ा अगर आप उस कंपनी की बात मान रहे हो तो सिंपल अगर हम समझें तो अगर आपके ऊपर कोई स्पेशल प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई, क्योंकि इनका स्पेसिफिक फॉर्मेट है
इनको उस फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। और अगर आप ऐसी कोई कंपनी नहीं हो, अगर आपका कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, तो फिर आपको किसने बता दिया है, आपको फॉर्मेट बता दिया है कंपनीज एक्ट ने, जो कि कहां पर दिया हुआ है, शेड्यूल 3 में। सो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन कैसा आ जाता है, ABC बैंकिंग कंपनी इज अ बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, it has not prepared the balance sheet as per schedule 3, is the particular company liable for any penalty, या is the company said to have been contravening the provisions of companies act। तो नीचे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए रहेंगे, आप क्या बोलोगे, नो। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई हो रही है, तो उन्होंने उस एक्ट के हिसाब से बना लिया होगा, फिर उनको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं हम हमारे शेड्यूल 3 पर। सो शेड्यूल 3 में जैसा कि पहले बात हुई, सिर्फ फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, मतलब आपके कोई सब्सिडरी भी है, तो आपको खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने होते हैं। सो व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए जाते हैं। सो मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, सपोज मैं होल्डिंग हूँ किसी कंपनी की, होल्डिंग सब्सिडरी, हमें पता है रिलेशनशिप। सो मैं होल्डिंग हूँ, ये मेरी सब्सिडरी है, तो मेरे खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाए जाएंगे ही बनाए जाएंगे, हम दोनों का जोड़कर भी एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा, जिसे कहा जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरे साथ साथ मैं एक और बैलेंस शीट और एक और P&L बनाऊंगी, जिसमें हम दोनों के प्रोविजंस क्या रहेंगे, दोनों के असेट्स, दोनों की लायबिलिटीज सारी जुड़ी हुई रहेंगी। अगेन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स पे हमें अलग से पूरा चैप्टर है, तो हम इस चीज को प्रॉपरली आगे डिस्कस करते रहेंगे। आगे चलते हैं, शेड्यूल 3 पर आ जाते हैं। आज शेड्यूल 3 पहले समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आगे आपको डायरेक्ट एप्लीकेशंस आएंगे कि आपको बैलेंस शीट बना के देखनी रहेगी, तो आपको शेड्यूल 3 पहले से पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर आगे चल के दिक्कत आती है। सो शेड्यूल 3 शुरू करते हैं। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 बताता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और पार्ट 2 बताता है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा शेड्यूल 3 भी रिवाइज हुआ था। सो हम जो शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं वो रिवाइज शेड्यूल 3 रहेगा। सो क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। सो शेड्यूल 3 इज नाउ गिविंग अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हम लोग हॉरिजॉन्टली नहीं बनाते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, हर एक आइटम का एक नोट टू अकाउंट दिया जाता है, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो, बी इट बैलेंस शीट, बी इट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका आप क्या बनाते हो, हर आइटम का नोट्स टू अकाउंट बनाते हो। तो जैसे सपोज अगर ये फॉर्मेट है आपका, हम डिस्कस करेंगे अभी पूरा प्रॉपर्ली, पर जैसे सपोज ये आपका फॉर्मेट है, यहाँ पर से फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है असेट्स, तो यहाँ पर आप असेट्स के सामने अगर लिखा है 40 लाख, तो आपको एक नोट बनाना पड़ेगा, और उस नोट में क्या रहेगा, इस चीज की डिटेल्स। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि सारी चीजें प्लस माइनस करके आपको वहीं पे नहीं लिखनी है, आप अलग से जाओ, नोट बनाओ और उस नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखा दो, आपको जो जो एडजस्टमेंट दिखाना है। सो अगर आप लोगों को याद होगा, जब हम सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बनाते थे, तो हम यहाँ पे सपोज लिख देते थे असेट्स, तो क्या क्या यहीं पे लिख दिया, बिल्डिंग, फर्नीचर और जो भी आपके असेट्स हो सकते हैं, और आपका लैंड, जो जो असेट्स है सारी यही लिख दी। लेस कर दिया, अगर कुछ डेप्रिसिएशन है तो वो भी यहीं से ही माइनस कर दिया, और फिर यहीं पे नेट लिख दिया। ये चीज कंपनीज में अलाउड नहीं है। उन्होंने बोला फेस ऑफ द बैलेंस शीट को डिस्टर्ब मत करो, उसको व्यवस्थित रहने दो, अच्छे से रहने दो, नोट्स आपको अलग से प्रोवाइड करने हैं। सो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। शेड्यूल 3 में आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर क्या लिखना है, असेट्स में क्या आएगा, लायबिलिटीज में क्या आएगा, और वो रिक्वायरमेंट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अलावा और कोई चीज नहीं लिखी जा सकती। अगर कंपनी को लगता है रेलेवेंट है कोई और चीज जो कि फॉर्मेट में नहीं है पर फेस ऑफ द बैलेंस शीट पर आना चाहिए,
ताकि यूजर्स के लिए वो चीज जरूरी हो। बैलेंस शीट अल्टीमेटली क्यों बना रहे हैं हम? यूजर्स के लिए बना रहे हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उनके लिए बना रहे हैं। तो अगर कंपनी को लगता है कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शेड्यूल 3 ने तो नहीं बोली लेकिन रेलेवेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट करी जा सकती है। सो दीज रिक्वायरमेंट्स आर दी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, दीज आर नॉट दी अटमोस्ट, कि इसके बाहर अब कुछ नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका जो फॉर्म है वो है परमानेंस ऑर्डर। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, बैलेंस शीट बनाने के दो फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। एक होता है परमानेंस ऑर्डर, एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता तो वो मन से बना सकता है, या तो परमानेंस ऑर्डर में बना दे या तो उसका लिक्विडिटी ऑर्डर में बना दे। परमानेंस ऑर्डर मतलब क्या होता है, आपके परमानेंट असेट्स और परमानेंट लायबिलिटीज हमेशा पहले लिखे जाते हैं, और आपकी जो ये होती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है, लिक्विडिटी ऑर्डर होता है, उसमें आप क्या करते हो, आपकी लिक्विड असेट्स या लिक्विड लायबिलिटीज को पहले लिखते हो। सो जो कंपनीज एक्ट ने फॉर्मेट दिया हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन योर परमानेंस ऑर्डर। मतलब हमारी लायबिलिटी साइड पर भी पहले कौन सी लायबिलिटीज आएंगी, जो सबसे ज्यादा परमानेंट है। सबसे ज्यादा परमानेंट मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो कि सबसे बाद में रीपे करनी है। और असेट साइड में भी पहले कौन सी एसेट्स आएंगी, परमानेंट एसेट्स, मतलब जो कि हम चाहते हैं कि सबसे बाद में रियलाइज हो। सो द फॉर्मेट इज बेस्ड ऑन परमानेंस ऑर्डर। ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं भी होगा शायद कहीं पर, बट ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन कि फॉर्मेट इज ऑन परमानेंस और लिक्विडिटी। तो बहुत बार तो हम ये भूल जाते हैं क्योंकि बहुत पुरानी बात हो जाती है कि परमानेंस और लिक्विडिटी क्या होता है। सो परमानेंस ऑर्डर में बनाई गई है बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 में ये बोला गया है कि बैलेंस शीट हो या P&L हो, आपको 2 सालों के फिगर्स देना जरूरी होता है। सो हम फॉर्मेट बनाते जाते हैं और हर फॉर्मेट के साथ साथ जो जो आइटम्स हैं उनको डिस्कस करते जाते हैं कि हर पर्टिकुलर आइटम में क्या क्या चीजें लिखना या क्या क्या चीजें बताना जरूरी होती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारी बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर। सबसे ऊपर आपको बैलेंस शीट के ऊपर लिखना होता है नेम ऑफ द कंपनी। जरूरी है कौन सी कंपनी का बैलेंस शीट है वो पता होना जरूरी है। और लिखा जाता है बैलेंस शीट एज एट। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, बहुत बार हम लोगों को लगता है कि बैलेंस शीट तो अपन 11 से बनाते आ रहे हैं, है ना। याद है अपने को कि बैलेंस शीट पे क्या लिखना होता है, एज एट, और P&L पे क्या लिखना होता है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्यों बताया जा रहा है ये बात अलग से, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन अजीब सा नहीं है, लेकिन हमको ये क्लिक नहीं होता बहुत बार कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। तो पूछा क्या था कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ऑप्शन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज तो हमने स्पेसिफिकली पढ़ी ही नहीं कभी कि बैलेंस शीट बनाई जाती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या। सो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि जो बैलेंस शीट आप बना रहे हो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ एज एट 31 मार्च 20, मतलब यहाँ जो सारे फिगर्स हैं वो कौन सी तारीख के हैं, 31 मार्च 20 के हैं। हो सकता है 30 मार्च को वो अलग हो सकता है 1 अप्रैल को वो फिगर्स बदल जाए। सो बेसिकली आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो एक दिन की इंफॉर्मेशन बताती है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दिन की इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा, वो पूरे साल की इंफॉर्मेशन बता रहा है। जो सेल्स आप लिखते हो वो सेल्स आप पूरे साल भर के लिखते हो, जो खर्चे आप लिखते हो वो पूरे साल भर के लिखते हो। So basic point which I want to say is कि balance sheet is prepared at a point of time and your profit and loss is prepared for a period of time. So this is basically a stock concept कि आप एक दिन की information देते हो। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी चीजें आ जाती हैं एग्जाम में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता होती है बट हम उन चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। So balance sheet as at 31st March,
सबसे पहली चीज। अब 2 सालों की इंफॉर्मेशन देनी होती है तो इधर क्या लिखना है हमको, फिगर्स ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जिस साल की बैलेंस शीट है उस साल की, और पिछले साल का इंफॉर्मेशन इधर आ जाएगा। क्यों देनी है पिछले साल की इंफॉर्मेशन? सिंपल कंपैरिजन के लिए, पिछले साल इतना था इस साल इतना है, यूजर्स को बहुत इजीली कंपेयर करने को मिल जाएगा। सो कंपैरिजन इजीली हो सके इसीलिए हमने क्या दिया, करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड। यहाँ पर आप लिखते हो नोट, क्रॉस रेफरेंसिंग, ताकि पता रहे कि जो भी यहाँ पर आइटम लिखा है उसकी डिटेल हमको कौन से नोट में दी गई है। तो यहाँ पर आप लिखते हो नोट नंबर, यहाँ पर आ जाते हैं आपके पर्टिकुलर्स। सो फर्स्ट, क्योंकि हम लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं, पहले होती है लायबिलिटीज, हमारे बैलेंस शीट के ऊपर होती है लायबिलिटीज। वर्टिकल फॉर्मेट है, वैसा हॉरिजॉन्टल नहीं है जैसा हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। तो ऊपर है लायबिलिटीज, नीचे है असेट्स। लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट हेड होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें क्योंकि परमानेंस ऑर्डर है, सबसे परमानेंट चीज क्या होती है, शेयर होल्डर का पैसा सबसे ज्यादा परमानेंट होता है। सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो फर्स्ट चीज आप लिखते हो दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर का पैसा इज द मोस्ट परमानेंट थिंग। एंड शेयर होल्डर्स फंड में आपकी जो जो सब हेडिंग्स होती है दे आर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और नेक्स्ट होता है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है हमको कि इनके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपको क्या क्या देना है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो यहाँ पर तो एक फिगर दिखेगा सिर्फ। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको सबसे पहले तो बताना होता है कि आपके पास दोनों कैटेगरी की कितनी कितनी कैपिटल है, मतलब इक्विटी कितनी है, प्रेफरेंस कितनी है। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को सब डिवाइड करना है। क्या क्या हेड्स में, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सबसे पहले बताना होता है, व्हाट इज योर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन रेज, है ना, हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप लिस्ट कर देते हो कि ये हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल, जिसकी परमिशन आपने ली है कि हाँ हम इतनी ज्यादा से ज्यादा कैपिटल रेज करना चाहते हैं। ऑथोराइज्ड के बाद आती है आपकी इशूड शेयर कैपिटल कि कितनी इसमें से हमने इशू कर दी। इशूड के बाद होती है सब्सक्राइब। नाउ अगेन सब्सक्राइब कैपिटल, ये भी चीजें हम लोगों को सुनी सुनी लग रही है कि ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की डेफिनेशन पे भी बहुत बार दिक्कत आ जाती है। सो जब हम किसी से भी पूछते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो नॉर्मल आंसर आता है वो यही होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर्स इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब जितने लोगों ने शेयर्स जितने अप्लाई करे, सो हमने इशू करे मान लो 15,000 और लोगों ने अप्लाई करे मान लो 16,000 शेयर्स, तो लोगों का नॉर्मल आंसर क्या होता है या हमारा नॉर्मल आंसर क्या होता है कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज द शेयर कैपिटल दैट इज अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर्स। लेकिन ये डेफिनेशन अधूरी है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, दैट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर्स, वो शेयर्स जो कि शेयर होल्डर्स ने अप्लाई करे प्लस applied by the shareholders and allotted by the company। मतलब ऐसे शेयर्स जो लोगों ने मांगे और कंपनी ने दिए, और मतलब हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड। सो अप्लाइड बाय द शेयरहोल्डर्स एंड अलॉटेड बाय द कंपनी। तो अगर मैंने इशू करे थे मान लो 10,000 शेयर्स और शेयर होल्डर्स ने मांगे 15,000 शेयर्स, तो ये जो 15,000 शेयर्स हैं ये 15,000 सब्सक्राइब्ड नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स ने भले ही 15,000 शेयर मांगे हो, क्या आप उनको 15,000 शेयर दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी इशूड शेयर कैपिटल ही 15,000 से कम है। तो सब्सक्राइब कैपिटल विल बी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड प्लस अलॉटेड बाय द कंपनी। तो अप्लाई करी है 15,000
लेकिन दे कितने सकते हैं 10,000। तो मतलब कौन से शेयर हमारी सब्सक्राइब कैपिटल माने जाएंगे? सब्सक्राइब कैपिटल विल बी 10,000। ये 5,000 का तो कुछ ना कुछ हिसाब चुकता करना पड़ेगा, या तो रिफंड कर देंगे या प्रो राटा अलॉटमेंट, वो हम समझते जाएंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा। हमने पढ़ा भी है शेयर कैपिटल पहले भी। सो बेसिकली वो 5,000 तो एक्स्ट्रा है, लेकिन द पॉइंट विच इज टू बी केप्ट इन माइंड इज सब्सक्राइब्ड इज बेसिकली अप्लाइड प्लस अलॉटेड बाय द कंपनी। तो डेफिनेशन अगर आती है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। सब्सक्राइब के बाद आप इसमें इंफॉर्मेशन दोगे कि कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, कितना पैसा आपने आपके शेयर्स पे मंगवा लिया है, कितना पैसा आना बाकी है, मतलब क्या कोई कॉल्स इन अरियर है, वो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको फेस वैल्यू लिखना जरूरी है आपके शेयर्स की। ये क्या बता रही हूँ मैं, जो नोट्स बनाए जाते हैं उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है जो मैं बोलते जा रही हूँ। फेस वैल्यू होना जरूरी है कि आपका शेयर कितने का है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है। एंड नेक्स्ट होता है आपके जो इंफॉर्मेशन होती हैं, अगली इंफॉर्मेशन है कि ऐसे शेयर होल्डर्स जिन लोगों ने 5% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग करके रखा है, मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने 5% से ज्यादा के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, उनके आपको नाम देना जरूरी होते हैं। सो क्या क्या बोला अभी तक हमने? कैपिटल, यहाँ पे तो एक फिगर दिखता है, अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड, मतलब कॉल्स इन अरियर्स, वो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद 5% से ज्यादा शेयर्स जिन जिन शेयर होल्डर्स ने खरीदे हुए हैं, जिन जिन मेंबर्स के पास हैं, उनके नाम, उनके डिटेल्स आपको लिखने होते हैं। नेक्स्ट, अगर कंपनी ने पिछले 5 सालों में, इफ द कंपनी हैज इन द प्रीसीडिंग 5 years, पिछले 5 सालों में अगर कंपनी ने क्या बायबैक किया है, बोनस इशू किया है, या शेयर्स इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इफ द कंपनी हैज issued bonus shares, issued shares for consideration other than cash। तो consideration other than cash मतलब आपने शेयर्स तो दिए लेकिन बदले में आपको कैश नहीं मिली है। तो जैसे आपने असेट खरीदी होगी, उसके बदले में आपने शेयर्स दे दिए, जो भी केस हो सकता है। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बायबैक या बोनस, अगर पिछले 5 सालों में ये कुछ हुआ है तो इनकी इंफॉर्मेशन भी आपको लिखना जरूरी होती है। तो कैसे लिखेंगे? सपोज आप नोट बना रहे हो, तो नोट्स टू अकाउंट्स लिखते वक्त आपको स्पेसिफिकली बताना होता है। तो ये आपका नोट है, यहाँ पर आपने लिखा शेयर कैपिटल, यहाँ पर आगे आपको ऑथोराइज्ड वगैरह सब कुछ। सब्सक्राइब्ड में आपने लिखा है 50,000 शेयर्स एट द रेट 5 लाख। नाउ से फॉर एग्जाम्पल इनमें से 10,000 शेयर्स आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू करें, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कब तक लिखना है? 5 साल तक लिखना जरूरी है। तो पिछले 5 सालों में इनमें से कुछ भी हुआ है अगर, तो वो डिटेल में बताना है आपको कि बायबैक हुआ था इतने शेयर्स का, या बोनस इशू हुआ था, या कंसिडरेशन अदर देन कैश में शेयर्स इशू हुए हैं। सो दीज इंफॉर्मेशंस आर टू बी गिवन व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग योर बैलेंस शीट। नेक्स्ट होता है अगर कोई शेयर्स कन्वर्टेबल है, मतलब कोई भी सिक्योरिटी है जो कि कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल मतलब जो कि आगे पीछे शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है, तो उनकी डिटेल्स आपको लिखनी है, क्योंकि अगेन दैट विल अफेक्ट योर शेयर कैपिटल। इसके साथ आपको एक रिकंसिलिएशन देना होता है। रिकंसिलिएशन किस चीज का? कि पिछले साल शेयर्स कितने थे, एक कंपैरिजन होना चाहिए कि पिछले साल इतने थे, इस साल इतने नए और इशू हो गए, इतना बायबैक हो गया अगर हुआ है कुछ तो। एंड देन अल्टीमेटली ये हमारा फाइनल शेयर कैपिटल है एज ऑन द क्लोज ऑफ ईयर। सो दीज आर द मेजर इंफॉर्मेशंस व्हिच हैव टू बी प्रेजेंटेड इन द नोट्स। ऑफ कोर्स इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और इम्पोर्टेंट चीज है तो बिल्कुल आप वो भी प्रेजेंट करोगे, बट दीज आर सम मेजर पॉइंट्स जो कि आपको शो करना जरूरी होता है। लास्टली फोर फीचर, शेयर फोर फीचर में अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है
शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है तो वो भी शेयर कैपिटल में शो किया जाता है। अब हो सकता है अभी शेयर फॉरफीचर और ये थोड़ा सा याद आने में भी दिक्कत हो रही हो, बट बेसिकली हमको वापस शेयर कैपिटल पूरा चैप्टर है आगे, तो हम जैसे ये बेसिक चीजें कंप्लीट कर लेते हैं हम शेयर कैपिटल ही शुरू करेंगे। सो आपको प्रॉपरली वापस से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और बेसिक से ही लेकर चलेंगे। शेयर कैपिटल है, भले ही हमने कभी पहले पढ़ा हुआ होगा, फिर भी हम बेसिक से लेके चलेंगे ताकि हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स वापस अच्छे से समझ में आए। सो शेयर फॉरफीचर में भी अगर कोई बैलेंस है तो दैट इज ऑल्सो टू बी शोन इन दी शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स। सो दीज आर द डिटेल्स विच आर टू बी गिवन इन शेयर कैपिटल। फाइनली एडलेस करने के बाद जो फिगर बचता है वो कहाँ पर आ जाता है, फेस ऑफ दी बैलेंस शीट पर आ जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करके बता रही हूँ मैं कि हाउ डू यू प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट ऑफ दी कंपनी, और फिर आगे के हेड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC Limited has authorized capital of 1 lakh shares at the rate 10 each equity shares. It issued 10,000 shares. Applications were received for 12,000 shares. Called up amount is ₹8. अभी हमने सिर्फ 8 रुपए मंगवाए हैं and one shareholder holding 500 shares did not pay ₹2 on his shares. एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स है उसके पास, 2 रुपए पे नहीं करे हैं। लास्ट एक और चीज और, इन द लास्ट ईयर company had opening capital of 30,000 shares, मतलब ऑलरेडी 30,000 आप इशू कर चुके हो, out of which 10,000 were issued in consideration other than cash. Out of which 10,000 were issued for consideration other than cash. तो क्या बोला है हमको कि ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है, इस साल हमने 10,000 शेयर्स और इशू करे, ऑलरेडी 30,000 इशूड थे पहले से, 10,000 के बदले 12 एप्लीकेशंस मिली, लेकिन सब्सक्राइब कितनी मानी जाएंगी, 10,000। क्यों? क्योंकि 2,000 तो एक्स्ट्रा है, वो हम अलॉट नहीं कर सकते। कॉल्ड अप अमाउंट है 8 रुपए। One shareholder holding 500 shares did not pay ₹2. In the last year, company had opening capital of 30,000 shares, ठीक है, out of which 10,000 were issued for consideration other than cash. तो कैसे बनाएंगे हम शेयर कैपिटल का नोट? तो हमारे फेस ऑफ द बैलेंस शीट पर क्या आएगा वो निकालने के लिए हमको पहले नोट बनाना पड़ेगा। सो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हम लिख देते हैं शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज 1 लाख इंटू 10, दैट इज 10 lakhs, ये हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है। फिर आते हैं हम इशूड पे। इशूड कैपिटल में ऑलरेडी 30,000 इशूड थी, इस साल और 10,000 इशू कर दी हमने। सो 30,000 ऑलरेडी इशूड कैपिटल थी एट द रेट 10, 3 लाख। इस साल 10,000 शेयर्स और इशू करें। नाउ ये जो चीजें होती हैं इशूड, ऑथराइज, ये हमारे फाइनल कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होती है। जो फाइनल कैलकुलेशन होता है मतलब फेस ऑफ द बैलेंस शीट पर जो फिगर जाएगा
वो सिर्फ सब्सक्राइब्ड में से उठ के आता है। तो ये सिर्फ आप इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए लिखते हो। अब आ जाते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑलरेडी जो फुल्ली पेड अप है पुरानी वाली, वो कितनी है 30,000 शेयर्स। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमने लिखा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 30,000 शेयर्स एट द रेट 10। ये तो ऑलरेडी था ही सही। अभी की जो नई शेयर्स हैं, ये जो नए शेयर्स हैं, इन पर अभी हमने सिर्फ कितना मंगवाया है 8 रुपीज मंगवाए हैं। तो फुली पेड अप के बाद नीचे आ जाएगा नॉट फुली पेड अप या नॉट फुली कॉल्ड अप। कितना 10,000 इंटू 8 दैट इज 80,000 माइनस कॉल्स इन अरियर। कितना कॉल्स इन अरियर है हमारा? कॉल्स इन अरियर है हमारे 2 रुपए। तो जो हमारा कॉल्स इन अरियर था वो हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। मतलब क्या कि हमने इस साल 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, 8 रुपए मंगवा लिए हैं, तो 8 रुपए के हिसाब से हुआ 80,000, लेकिन 500 शेयर्स पर 2 रुपए मिलना बाकी है। तो वो 1,000 हमने क्या कर दिया माइनस। सो 79,000 इस बार की सब्सक्राइब हो गई। ऑलरेडी 3 लाख थी, तो टोटल बैलेंस शीट में कितना चला जाएगा 3,79,000। और एक नोट लिख दोगे आप नीचे। क्या नोट लिखेंगे यहाँ पर? आउट ऑफ दिस 10,000 शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आ रहा है समझ में? चलो, सो आप ये नोट कर लो एक बार, फिर आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। और अभी जो भी डिस्कशन करा उसमें अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो हम वो लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, एंड देन वी मूव ऑन फ्रॉम द टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।